पानी दे लाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। बायोलॉजी में ब्लड पढ़ रहे थे, रुधिर पढ़ रहे थे। रुधिर पर लास्ट क्लास जो हमारी थी वहां पर हम लोग ब्लड ग्रुप्स का, जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स पढ़ चुके थे, आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें ब्लड ग्रुप्स की जानकारी को आगे बढ़ाना है और बढ़ा के हमें ब्लड ग्रुप को पहले फिनिश करना है। उसके बाद हमें हार्ट पर, या हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट कैसे काम करता है, हमें उस पर बात करनी है। ठीक, तो आइएगा सब जल्दी से जल्दी लाइव और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिएगा, सबसे पहले जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो डिस्कस करना है एक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसे हिंदी में बोला जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता देखा जाए तो इसी से रिलेटेड है एक प्रिंसिपल जिसका नाम है मिसमैच मैरिज। इसी से रिलेटेड है एक सिद्धांत जिसका नाम है अमेल विवाह या मिसमैच मैरिज। देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने ये चीज जानी थी कि हमारी बॉडी में जब ब्लड देने लेने की बात करी जाए तो किस तरह होता है। तो हमें पता है कि प्लस का ब्लड प्लस को, यानी आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच पॉजिटिव को, आरएच नेगेटिव का नेगेटिव को, आरएच नेगेटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है। बट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता। आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता। अब ब्लड जब चढ़ाने की बात आती है वहां तो हम पहले चेक कर लेते हैं भाई, रिसीवर का, लेने वाले का या ग्राही का हम जो है रुधिर चेक कर लेते हैं और डोनर का चेक कर लेते हैं। मैच हो रहा है तो ही चढ़ाते, अदरवाइज नहीं चढ़ाते। लेकिन जब संतान मां के पेट में आ रही होती है, जब जब बच्चा मां के पेट में आ रहा होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप हम डिफाइन उस समय नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि यदि एक मेल जो है वो आरएच पॉजिटिव है और उसकी शादी हो गई है एक फीमेल से जो कि आरएच नेगेटिव है, यानी आरएच पॉजिटिव पुरुष की शादी किससे हो गई सर? आरएच नेगेटिव स्त्री से हो गई। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप मदर फादर के हैं, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव नेगेटिव होने की संभावना रहेगी। यानी कि संतान की संभावना की बात करें, संतान की पॉसिबिलिटी की बात करें, तो संतान की संभावना आरएच पॉजिटिव भी हो सकती है तो आरएच नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, दोनों पॉसिबल है। आरएच नेगेटिव, अगर आरएच नेगेटिव की बॉडी में रहे तो नो प्रॉब्लम भाई। आरएच नेगेटिव ब्लड आरएच नेगेटिव मां के शरीर में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आरएच पॉजिटिव की बात करेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसका ब्लड आरएच, भाई आरएच प्लस वाला बच्चा आरएच माइनस मां की बॉडी में रह रहा है, तो मां तो आरएच नेगेटिव है, बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तो मां का शरीर तो भले ही मां के लिए बच्चा उसकी उसकी मतलब कहे तो उसकी जिंदगी होती है, उसकी जान होती है, लेकिन ठीक है, तो मां के लिए बच्चा उसका जीवन है, मां के लिए बच्चा उसका सब कुछ है। लेकिन इम्यूनिटी के बेस पर देखा जाए, प्रतिरक्षा के बेस पर देखा जाए, तो मां का जो आरएच नेगेटिव शरीर है, ठीक है, मां की बॉडी में जो आरएच नेगेटिव ब्लड है वो उसको क्या करेगा? एंटीजन की तरह लेगा। बट प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम कब? जब प्रथम आरएच प्लस संतान, जब फर्स्ट आरएच प्लस संतान की प्रेगनेंसी हुई तो प्रॉब्लम स्टार्ट तो हुई, प्रॉब्लम तो हो गई, मां पहचान तो गई कि ये एंटीजन है, लेकिन मां के शरीर में एंटीबॉडीज ना होने के कारण, एंटीबॉडीज ना होने के कारण, एंटीबॉडीज ना होने के कारण पहला आरएच प्लस बच्चा
फर्स्ट RH प्लस बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है, स्वस्थ पैदा हो जाता है। यानी पहली संतान के साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, है ना। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दूसरी संतान, और वो भी कब, जब वो संतान RH पॉजिटिव हो। पहली RH प्लस संतान से मां की बॉडी में ये मैसेज जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप का एंटीजन आया है, अभी हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं है, तो पहला बच्चा तो हो गया लेकिन आगे आ सकता है। तो मां का शरीर धीरे धीरे क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। जैसे ही सेकंड RH प्लस संतान आएगी तब तक मां का शरीर क्या बना चुका है, तब तक मां का शरीर एंटीबॉडी बना चुका है। और मां का शरीर एंटीबॉडीज बना चुका है तो जो भ्रूण है उसकी आरबीसी का क्या हो जाएगा, पाचन, और भ्रूण की आरबीसी के पाचन के कारण उसकी पेट में क्या हो जाएगी, डेथ। इस समस्या को गर्भ रक्ताणु कोरकता, इस समस्या को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जाना जाता है। इस समस्या को गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई क्या, है ना। ये बात मुझे बताइएगा, जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे कि भाई जो है ये बात यहां तक क्लियर हुई क्या, बोलिएगा, है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि अमेल विवाह क्या होता है। जब एक RH प्लस पुरुष की शादी एक RH माइनस स्त्री से हो जाए तो संतान RH प्लस RH माइनस दोनों हो सकती है। RH माइनस संतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो RH माइनस मदर की बॉडी में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रथम RH प्लस संतान जैसे ही प्रेगनेंसी होगी तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो जाएगी। मां की बॉडी जान तो जाएगी कि एंटीजन है, अपने से मैच नहीं कर रहा, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उस समय मां की बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है तो मजबूरी में उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो बच्चा फर्स्ट जो RH प्लस बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो जाता है। लेकिन सेकंड जो RH प्लस संतान है तब तक मां का शरीर क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज। तो जैसे ही वो आता है, प्रेगनेंसी होती है, भ्रूण की आरबीसी का पाचन हो जाता है। इसीलिए गांव में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि पहला बच्चा तो स्वस्थ हो गया, बाद के बच्चे पेट में मरने लग जाते हैं, कहते हैं बच्चा खराब हो गया, बच्चा गिर गया, है ना, तो पेट में मरने लग जाते हैं। उसका रीजन और भी चीजें हो सकती है लेकिन उसका एक रीजन ये समस्या भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम उल्टा कर दें तो महिला RH नेगेटिव कर दे, पुरुष RH पॉजिटिव कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पुरुष तो ये तो है ही, महिला RH नेगेटिव पुरुष RH पॉजिटिव, ये तो है ही। सर उल्टा कर दें, महिला को RH पॉजिटिव कर दे, पुरुष को RH नेगेटिव कर दे, तो बताओ। तो बेटा जब महिला देखो RH नेगेटिव है तो हमें पता है नेगेटिव की बॉडी में नेगेटिव ब्लड जाता है, तो नेगेटिव की बॉडी में नेगेटिव ही बच्चा होना चाहिए। तो अगर कोई महिला RH नेगेटिव है तो उसकी शादी RH नेगेटिव पुरुष से ही करनी चाहिए। अगर घर में, आपके घर में आप महिला कोई देख रही हैं, अगर उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी शादी, घर वालों से कहिए कुंडली वुंडली बाद में मिलाना, पहले ये मिलाओ कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो लड़के का, ठीक है, क्लियर। ये तो वो केस हुआ। अदरवाइज अगर RH प्लस महिला होगी, RH माइनस स्त्री होगी तो प्लस महिला, बच्चा तो मां के पेट में पलता है, प्लस की बॉडी में तो प्लस का ब्लड भी जाता है और माइनस का ब्लड भी जाता है। तो अगर महिला RH प्लस है तो बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव ब्लड जो होता है वो पॉजिटिव से नहीं लेता, लेकिन जो पॉजिटिव ब्लड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। तो अगर महिला RH नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैंने आपको बताया भी, भारत में 93% लोग RH पॉजिटिव है, तो महिलाएं भी पॉजिटिव है RH, ठीक है। इस वजह से ये समस्या हर किसी में नहीं देखने को मिलती, बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि केवल 7% लोग भारत में RH नेगेटिव है, उनमें भी काफी सारे पुरुष होंगे, तो महिलाएं बहुत कम सारी हैं। और उन महिलाओं में भी जो RH नेगेटिव है उनमें से कईयों की शादी हो सकता है बाय डिफॉल्ट ही RH नेगेटिव पुरुषों से हो गई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बहुत कम प्रतिशत महिलाएं ऐसी बचती हैं जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उनकी शादी अनजाने में RH पॉजिटिव पुरुष से हो गई है, ठीक है। उनके ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी, और वो भी तब जब उनके बच्चे क्या हुए हैं, RH पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि महिला RH नेगेटिव हो, पुरुष RH पॉजिटिव हो, प्रॉब्लम तो होनी है, लेकिन क्या पता उनके 2 बच्चे किए दोनों RH नेगेटिव हुए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। RH नेगेटिव बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं है, आजकल वैसे भी हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो इसलिए कुछ रेयर केसेस में ही या बहुत कम मात्रा में या बहुत कम संख्या में इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए ये सिचुएशन हो गई हमारे साथ, RH प्लस था, RH माइनस था, शादी भी हो गई, ठीक है। अब क्या करें हम, शादी तो हो गई सर, अब क्या करें बचने के लिए कि हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए क्या करें? तो बचाव के लिए प्रथम जो डिलीवरी हुई है, प्रथम जो पार्चुरेशन हुआ है, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर, प्रथम प्रसव के 24 घंटे में एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए,
इस इंजेक्शन का नाम है रोगाम, रोगाम एंटीबॉडी। ये क्या करता है समझना, पहला प्रसव हुआ, मां की बॉडी में एंटीजन तो आ गया, अब मां अगर वो एंटीजन वहीं रहा तो मां धीरे धीरे उसके विरुद्ध क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि तुरंत ही उन एंटीजनों को खत्म करने के लिए हम एंटीआरएच, रोगाम को एंटीआरएच भी बोलते हैं, इसको एंटीडी भी बोलते हैं, और इसमें जो एंटीबॉडी दिए जाते हैं वो होते हैं आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो जो आरएच एंटीजन है उसको वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, और साथ ही साथ ये एंटीबॉडी खुद भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मां के शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कौन एंटीजन आया ये भी भूल जाती है, और उसको किस एंटीबॉडी ने खत्म किया वो भी भूल जाती है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही खत्म हो गए वहां पे। तो अगली बार जब आरएच पॉजिटिव बच्चा प्रेगनेंसी में आएगा तो मां का शरीर उसको पहली बार समझेगा, दूसरी बार नहीं समझेगा, क्योंकि पहली बार की तो पूरी मेमोरी, पहली बार का तो पूरा एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है, तो पूरी मेमोरी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है फर्स्ट टाइम की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम प्रसव के बाद क्या लगाया जाता है, तो रोगाम एंटीबॉडी लगाया जाता है, जिसको एंटीआरएच बोलते हैं, एंटीडी बोलते हैं, जिसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई क्या, वॉइस क्लियर आपको आ रही है क्या, मुझे एक बात बताइएगा, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बताइए, बताइएगा। चलिए, बताइएगा। ठीक, यहां तक चलिए। तो ये आर एच प्लस आर एच माइनस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्लियर। अब सुनना, आपसे पूछा जाए आर एच प्रॉब्लम अगर किसी महिला में हो, है ना, तो उसके लक्षण क्या हैं। तो आर एच प्रॉब्लम के लक्षण, आर एच समस्या के लक्षण, पेट सामान्य से ज्यादा बड़ा हुआ होगा, लार्ज एब्डोमन होगा, है ना, बड़ा उदर, उदर यानी कि पेट, लार्ज एब्डोमन, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी, फास्ट, धड़कन फास्ट चलेगी, फास्ट श्वसन फास्ट चलेगा। ठीक है, लार्ज एब्डोमन, उदर बढ़ जाएगा, लैक ऑफ एनर्जी, धड़कन फास्ट चलेगी, सांस लेने की प्रोसेस फास्ट चलेगी। ठीक है, खून की कमी भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी। और बच्चों में इसके कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली, यानी मस्तिष्क छोटा। तो आरएच की प्रॉब्लम के कारण ये समस्याएं हो सकती हैं, है ना। बच्चे में, महिला में पेट बढ़ सकता है, बड़ा पेट हो सकता है सामान्य से। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, धड़कन फास्ट हो सकती है, सांस लेने की प्रक्रिया फास्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए, है ना, एनीमिया यानी खून की कमी, और उसके बाद मस्तिष्क क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साउंड को लेके क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था वैसे आपसे कि साउंड को लेके कोई प्रॉब्लम हो नहीं। चलिए, यहां तक बात समझ में आई क्या, एक बार मैं खुद चला के देख लेता हूं वीडियो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं एक बार खुद चला के देख लेता हूं क्लास। ठीक है, आप ही के कोर्स में मैं भी पढ़ता हूं खुद से ही। ठीक है, जिस कोर्स में आप मुझसे पढ़ते हैं उस कोर्स में मैं खुद भी खुद से पढ़ता हूं, मैंने भी उसमें एडमिशन ले रखा है। चलिए, तो ये आरएच की प्रॉब्लम थी। अब हमें पढ़ना है कि मदर फादर के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, अब हमें ये पढ़ना है। तो लाइव हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, देखिए मैं खुद ही खुद से लाइव पढ़ रहा हूँ, साउंड को मैं खुद चेक कर लेता हूँ एक बार। अरे यार, साउंड एकदम प्रॉपर है, एवरीथिंग इज प्रॉपर। चलिए, चलिए,
अब आगे बात करते हैं। देखो भाई, तो ये हमारा हुआ RH की प्रॉब्लम। अब सुनना, मदर फादर के ब्लड ग्रुप से कैसे बच्चों का ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है ये हम समझेंगे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में प्रत्येक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए जीन पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो कंट्रोल है वो 3 जीन करते हैं। 3 जीन जिनका नाम है IA, जिनका नाम है IA, IB और I0। ये 3 जीन है जो ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और आपको पता है जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, चारों को निर्धारित करने के लिए जीन जोड़े में होंगे। तो IA ये हो जाए तो A ब्लड ग्रुप होगा, IA ये हो जाए तो A ब्लड ग्रुप होगा, और I0 तो A ब्लड ग्रुप होगा। IB ये हो जाए तो B ब्लड ग्रुप होगा, और I0 हो जाए तो भी B ब्लड ग्रुप होगा। IB हो जाए तो AB ब्लड ग्रुप होगा, और I0 हो जाए तो O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो टोटल 6 प्रकार के अलील, इनको बोला जाता है 6 टाइप ऑफ अलील। अलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी, यानी कि 6 प्रकार के ऑप्शंस। तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए, वॉइस बढ़ाओ, बढ़ा दी, हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, और वो 3 प्रकार के जीनों से 6 प्रकार के क्या बनते हैं, अलील्स बनते हैं। ठीक, 6 प्रकार के। ये जो 6 प्रकार के अलील्स हैं, इनके अंदर हमें जब भी A ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आए तो हमें ये काम में लेना है IA-I0, B का क्वेश्चन आए तो IB-I0 लेना है, AB के लिए IA-IB और O के लिए I0-I0 लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल करा देता हूं कि भाई मां का ब्लड ग्रुप मान लीजिए है AB, और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो है B। आपसे पूछा जा रहा है संतानों के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज बताइए। तो बताओ, AB मां का ब्लड ग्रुप है AB, तो हमने लिख लिया IA-IB। पिता का ब्लड ग्रुप B है तो हम क्या यूज में लेंगे, IB-I0। अब हमको क्या करवाना है, सबको एक दूसरे से क्रॉस करवाना है। पहले इसको उठाना है, इससे गुणा करवाएंगे, और फिर इससे गुणा करवाएंगे, दोनों से करवा दिया। फिर इसको उठाना है, इससे गुणा करवाएंगे और इससे गुणा करवाएंगे। ठीक, चलो IA-IB यहां लिखेंगे IA-IB। ठीक है, IA-IB, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बोलो AB। यहां लिखेंगे, देखो IA से मल्टीप्लाई होगा I0, तो यहां कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A। यहां IB-IB तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, B। और यहां पे IB-I0 तो ये भी कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, B। तो 4 टोटल बने। ठीक, 4 कॉम्बिनेशंस में से 2 है B, 2 है B, एक क्या है आपका A है, और एक आपका AB है। तो B की संभावना हो गई 50%, A की संभावना 25% और AB की संभावना 25%। ठीक, हो गई संभावना 25, 25, 50। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये नहीं पता चल रहा कि पहला बच्चा B होगा, दूसरा A होगा, तीसरा AB है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज की पॉसिबिलिटी है कि O ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप की संभावना 0% है। यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये जो कपल है ये 10 बच्चे पैदा कर दे, लेकिन उनमें या तो B होगा या A होगा या AB होगा, उनमें O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि O ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, 0 है। तो यहां से इस तरह से पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी डिफाइन होती है। सब में आपको सेम ही काम करना है, सब में आपको सेम तरीके से जो प्रोसेस है वो मेंटेन करनी है सबके अंदर। चलिए, बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत यहां तक? आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, जब भी वो माता का ब्लड ग्रुप A, पिता का B, अब यहाँ पे AB की जगह हो सकता है वो माँ का A दे दे, पिता का B दे दे, माँ का A दे दे, पिता का AB दे दे,
जैसे देना है आपको इनको यूज में लेना है, ठीक है। ए के लिए आई ए या फिर आई 0, बी के लिए आई बी या फिर आई 0, ए बी के लिए आई बी काम में लेना है, और ओ के लिए आई जीरो काम में लेना है, ठीक है। क्लियर। चारों को एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करवाना है, और क्रॉस करवाने के बाद जो है ना, क्रॉस करवाने के बाद जो है ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। सर हेल्पलाइन, बेटा ये एलडीसी का ही कोर्स है। अच्छा, पूरा कोर्स मींस कंप्लीट कोर्स, उसमें मेरे वीडियोस तो अवेलेबल होंगे नहीं फिर आपको, ठीक है। मेरा तो केवल ओनली साइंस का कोर्स है। बाकी मैं, ठीक है, मैं आपने मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है, मैं टीम को बोल दूंगा कि वो आपसे एक बार बात कर लें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई बात यहां तक। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण का आरंभ करने के लिए सबसे पहले आयरन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, है ना, क्योंकि उसका मेन कंटेंट ही क्या है, आयरन है ना। चलिए, बाकी ऑप्शंस और दो, मैं ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, ठीक। चलिए, अब हम ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स कंप्लीट पढ़ चुके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में बात करेंगे, हृदय के बारे में बात करेंगे। जो हमारा हृदय है, चर्चा हम इसकी करेंगे। हमारा जो हृदय है दोस्तों, इसके बारे में देखिएगा। हार्ट को शरीर का क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं, सबसे व्यस्त अंग है शरीर का। हमारा हृदय मांसपेशीय अंग है, पूरी तरह किसका बना है, मसल्स का बना है, इसलिए हमारे हृदय को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। हमारे हृदय को मायोजेनिक हृदय कहा जाता है। शरीर का इंजन कह रहे हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कह रहे हैं, मांसपेशी अंग कह रहे हैं, ठीक है। कभी ना थकने वाली मांसपेशी, कभी ना थकने वाली मांसपेशी, कभी ना थकने वाली मसल जो है वो हार्ट को कह रहे हैं। हार्ट की जो मसल्स हैं वो याद रखिएगा, वो संरचना में, वो स्ट्रक्चर के अंदर रेखित है। रेखित का मतलब स्ट्रेटिफाइड है, उसके अंदर लाइंस पाई जाती हैं। और कार्य की अगर बात करें तो कार्य में वो अनैच्छिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनवॉलंटरी है। तो हृदय की पेशियां रेखित व अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, हमारा जो हृदय है पाया कहां पर जा रहा है, पाया जा रहा है वक्ष भाग में, शरीर के चेस्ट वाले भाग में, वक्ष भाग में, पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे, वक्ष भाग में, पसलियों के नीचे, फेफड़ों के मध्य, फेफड़ों के बीच पाया जाता है। और देखा जाए तो हृदय है ना, शरीर के वक्ष भाग में पाया जाता है। हृदय लगभग यहाँ पाया जाता है, हार्ट यहाँ पर पाया जाता है। अब हार्ट यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन मानते हम ऐसा है कि हार्ट बाईं तरफ होता है, लेकिन एक्चुअली हार्ट बाईं तरफ नहीं होता। हार्ट का जो नेटवर्क है पूरा, है ना, हार्ट से जो आर्टरीज वेन्स जो निकलती हैं ज्यादा, वो सारी लेफ्ट साइड है। तो हार्ट का जो नेटवर्क है, हार्ट का जो कह सकते हैं, हार्ट का जो पूरा सिस्टम है वो लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट साइड नहीं है। लेफ्ट साइड फैला हुआ है, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड मानते हैं, लेकिन हार्ट कहाँ पे, बीचों बीच है, ठीक है। क्लियर। हार्ट जो है हमारे थोरेसिक पार्ट में, वक्ष भाग में, रिब्स के नीचे, पसलियों के नीचे, फेफड़ों के बीच पाया जाता है, ठीक है। हार्ट के भार की बात करें तो हृदय का भार पुरुषों में, हृदय का पुरुषों में भार, मेल में भार लगभग 300 ग्राम, और हृदय का महिलाओं में भार जो है लगभग 270 से 280 ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का, क्लोज पाम स्ट्रक्चर का, बंद मुट्ठी आकार का त्रिकोणाकार अंग है। बंद मुट्ठी के आकार का त्रिकोणाकार, बंद मुट्ठी के आकार का त्रिकोणाकार अंग है, ट्रायंगुलर शेप है, त्रिकोणाकार अंग है, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए हृदय के बारे में, तो बंद मुट्ठी के आकार का त्रिकोणाकार अंग है। हृदय का जो आवरण है उसे कहते हैं कार्डियम। कार्डियम में जनरली 3 लेयर हैं, बट एनसीईआरटी 11th क्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ सुथरी हृदय आवरण में कितनी लेयर दी हुई है, 2 लेयर दी हुई है। हृदय आवरण में सामान्यतः कितनी लेयर है बच्चों, 3 है, ठीक है। बुक्स में आपको बाकी जगह 3 मिलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी 11th है ना, एनसीईआरटी 11th की बात करते हैं तो आप क्या नाम दोगे, आप 2 लेयर्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। जो कार्डियम की 3 लेयर हैं, उसकी बात करें तो यहां पर सबसे बाहर
या एपिकार्डियम, पेरी या एपिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद बात करें मायोकार्डियम और उसके बाद एंडोकार्डियम, ठीक है। सबसे बाहरी परत का नाम है पेरिकार्डियम, मध्य परत का नाम है मायोकार्डियम, ठीक है। बाहरी परत का नाम है पेरिकार्डियम, मध्य परत का नाम है मायोकार्डियम और आंतरिक परत का नाम है एंडोकार्डियम, ठीक है। यहां से बात करी जाए आगे तो हृदय का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय की जो जांच होती है उसको हम ईसीजी या ईकेजी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी, ये दोनों ही फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में कैसी तरंगे काम में लेते हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत तरंगे काम में ली जाती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, और ध्वनि तरंगे काम में ली जाती हैं किसमें? इकोकार्डियोग्राफी में। तो क्वेश्चन आता है हृदय की क्रिया विधि का अध्ययन अगर आप किस प्रकार की वेव से कर रहे हो, इलेक्ट्रिक वेव से कर रहे हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और अगर आपके जो आप साउंड वेव से कर रहे हो तो इकोकार्डियोग्राफी। आपसे पूछा जाए हृदय की उत्पत्ति किससे होती है, तो हृदय की उत्पत्ति बेटा मीजोडर्म से होती है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? मीजोडर्म भाग से होती है ना। एम्ब्रियो के किस पार्ट से हार्ट का ओरिजिन होता है? तो आप बोल देंगे भाई मीजोडर्म से होता है। बात समझ में आ गई? बोलिए, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से समझाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, जल्दी से जल्दी बताइएगा। कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आगे बात करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैं जहां तक मानता हूं किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होगी, ठीक। फिर हम आगे बात करेंगे। चलिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन, देखिए ये जनरली हीमोग्लोबिन के निर्माण की जब प्रोसेस चलती है तो वहां पे एक छोटा सा हिस्सा है जो क्रैब मेटाबॉलिक साइकिल, क्रैब्स उपापचय चक्र से गुजरता है। तो उसमें काम आने वाले कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ एंजाइम्स के नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन, लेकिन इनका आपके क्वेश्चन से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलो, अब यहां तक बात क्लियर हुई। वापस समझिए, हृदय को शरीर का इंजन कहते हैं, बिजिएस्ट ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों का बना है, कभी ना थकने वाली मांसपेशी है। संरचना में कैसी पेशियां हैं? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब रेखाएं पाई जाती हैं, और कार्य में अनैच्छिक या अनवॉलंटरी है। वक्ष भाग में पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच पाया जाता है। नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटीज में 92 थे, जो नई एनसीईआरटीज है उसमें 94 है ना। 94 नेचुरल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, है ना। भार की बात करें बेटा हार्ट का तो मेल्स में 300 ग्राम, फीमेल्स में 270 से 280। क्लोज पाम स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर शेप है। आवरण को कार्डियम कहा है। नॉर्मली 3 लेयर है, एनसीईआरटी में 2 लेयर दी है 11th क्लास में, ठीक है। उसके बाद बात की हृदय की जांच को कहते हैं ईसीजी या ईकेजी, जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिक वेव्स काम में ले रहे हो तो उसको बोला जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक वेव्स, अगर आप विद्युत तरंगे काम में ले रहे हो तो उसको अलग नाम देंगे, तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहेंगे, और अगर आप साउंड वेव्स काम में ले रहे हो तो उसे इकोकार्डियोग्राफी कह देंगे, ठीक है। क्लियर? हृदय की लेयर्स की बात की, हृदय के ओरिजिन की बात की, कहां से हुआ, कैसे हुआ, ठीक। अब मैं आपको चलता हूं और मैं आपको हृदय के जो है हृदय के चैम्बर्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है। हार्ट, अब हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में जनरली 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं, आलिंद और निलय, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मछलियां, फिशेस। फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस में हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष में एक आलिंद होता है, आलिंद से ब्लड एंटर करता है, उसको बोलते हैं एट्रियम, और एक होता है निलय, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल।
तो हमेशा हृदय में आलिंद से ब्लड एंटर करेगा और निलय से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक आलिंद एक निलय है, इसलिए आने का एक रास्ता, जाने का एक रास्ता, तो इनका जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है, इकहरा परिसंचरण है, सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है सरीसृप, उभयचर व सरीसृप, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। उभयचर प्लस सरीसृप, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में मेंढक आता है, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले आते हैं, सांप वगैरह आते हैं। इनके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 3 कक्ष। 3 कक्ष में 2 आलिंद, आने के 2 रास्ते, जाने का एक रास्ता। तो इसीलिए हम कहते हैं जो सर्कुलेशन है इनका, जो परिसंचरण है इनका, वो अपूर्ण दोहरा है, इनकम्प्लीट डबल है। आने के 2 रास्ते हैं, जाने का एक है, इनकम्प्लीट डबल। और इसमें एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, तो इसमें एक अपवाद है जो कि रेप्टाइल का है, जो कि सरीसृप का है। तो रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल है, जो घड़ियाल है, जिसको मगरमच्छ कहते हो, घड़ियाल या मगरमच्छ, इसमें 3 की जगह कितना कक्षीय हृदय होता है? इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। मतलब जनरली सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, लेकिन क्रोकोडाइल या घड़ियाल के अंदर कितने चैम्बर है हार्ट में? 4 चैम्बर हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम पक्षी व स्तनधारी, बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षी स्तनधारी। तो पक्षी में आ गए बर्ड्स, पक्षी, और फिर आ गए मैमल्स। पक्षी स्तनधारी की बात करें तो इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 आर्टरियम है, 2 वेंट्रिकल है। तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो पूर्ण दोहरा है, आने के 2 रास्ते और जाने के भी 2 रास्ते। तो इसको बोलेंगे पूर्ण दोहरा, कंप्लीट डबल। ठीक है, तो याद रखना है किसके अंदर कितने चैम्बर है हार्ट में। ठीक है, किसका सर्कुलेशन दोहरा है, किसका अपूर्ण दोहरा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्टार लगा के कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, 13 कक्षीय हृदय होता है कॉकरोच का। और उसके बाद बात करें केंचुआ, केंचुआ प्लस ऑक्टोपस। केंचुआ और ऑक्टोपस ये 2 ऐसे जंतु हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये 2 है ही, केंचुआ और ऑक्टोपस। इनके अंदर 1 से ज्यादा हृदय होते हैं, इनकी बॉडी में हृदय ही 1 से ज्यादा होते हैं। यानी कि केंचुआ और ऑक्टोपस को वो गाना गाने की जरूरत नहीं है, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये गाना हम इंसानों के लिए या उन जंतुओं के लिए है जिनको केवल 1 हार्ट दिया हुआ है, लेकिन केंचुआ, ऑक्टोपस, इनको तो हार्ट 1 से ज्यादा दिया हुआ है भाई। तो ये वाला गाना क्यों गाएंगे? इनके पास तो 1 से ज्यादा हार्ट है, एक टूट जाएगा इश्क में तो दूसरा लगा लेंगे। ऑक्टोपस के अंदर तो 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। इनके तो मजे हैं भाई साहब, खूब तोड़े जाओ, जोड़े जाओ, तोड़े जाओ, जोड़े जाओ, मौज है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि शाम को होगी। फिनिश कर देंगे टॉपिक को, ठीक है, और फिर आगे हमारी यात्रा बढ़ती जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कक्षा में पधारे। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।